आज के ज़बान दिल के एपिसोड में आपका दोस्त सऊद उस्मानी ले आया है आपके लिए एक नई कहानी। ये कहानी कुछ खास इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये कहानी इंस्पायर्ड है एक सच्ची दास्तान से। दास्तान जो शुरू हुई एक नेचुरल कैलामिटी के साथ और जिसका इख्तिताम हुआ, जिसका क्लोजर हुआ एक बहुत ही इमोशनल नोट पे, एक बहुत ही छोटी सी चीज के साथ, एक खुशबू के साथ। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि ये कहानी इंस्पायर्ड है एक सच्ची दास्तान से, लेकिन इसको आप तक पहुंचाने के लिए थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी, कुछ आज़ादी इसमें मैंने ज़रूर ली है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं मेघना की ये कहानी। ज़बाने दिल। ज़बाने दिल। क्या आपने कभी सी डाइविंग की है? एक अलग ही एहसास होता है वो। कुदरत के एक ऐसे हिस्से के आप बेहद करीब होते हैं जो आम तौर पे हमारी दुनिया से बिल्कुल छिपा रहता है। यूं तो हम समंदर को कितनी बार देखते हैं, लेकिन जब भी देखते हैं हम उसे जमीन की सतह से देखते हैं, उसी सतह से बस चंद ही मीटर दूर, लेकिन पानी की सतह के नीचे इसी दुनिया का एक और हिस्सा भी है जो हमारी बाहर की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल जुदा है। हमको इस बात का एहसास भी नहीं होता। लेकिन मेघना के लिए ऐसा नहीं था। उसको तो शायद जमीन के ऊपर रहने से ज्यादा पानी के अंदर रहने में मजा आता था। नानी बेचारी हजारों किलोमीटर दूर हैदराबाद में दिल थामे बैठी रहती कि बच्ची फिर सी डाइविंग करने चली गई, लेकिन मेघना के लिए तो वो जिंदगी जीने का एक तरीका था। चंद महीने भी ना गुजरते कि वो अगली डाइविंग ट्रिप की प्लानिंग शुरू कर दिया करती। कभी मालदीव्स तो कभी इंडोनेशिया, कभी थाईलैंड तो कभी मॉरिशस। मेघना के लैपटॉप पे या तो पिछली डाइविंग के वीडियोस चला करते या अगली डाइविंग की तैयारी। इस मॉरिशस ट्रिप की प्लानिंग तो कम से कम 1 साल से चल रही थी और आखिरकार वो दिन आ गया था जब मेघना अपने ख्वाबों के किनारे से निकलकर मॉरिशस के समंदरों में डुबकी लगा चुकी थी। समंदर की गहराइयों में हमेशा की तरह सिर्फ खामोशी थी और हमेशा की तरह ये खामोशी जिंदा थी। पानी के इतने नीचे आपको सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, अपने धड़कते दिल की आवाज। और मेघना का यह मानना था कि खुद को जिंदा महसूस करने के लिए उस खामोशी में अपने आप से मुलाकात कर लेने से बेहतर, अपनी ही दिल की धड़कन महसूस कर लेने से बेहतर और कोई तरीका हो ही नहीं सकता था। ऐसी खामोशी में जब मेघना तैरती हुई दिखती तो ये कहना मुश्किल हो जाता कि वो तैर रही है कि उड़ रही है। कभी कभी तो खुद उसके दोस्त भी सोचा करते कि ये हकीकत में जमीन पे रहने वाली मेघना ही है या कहीं इस समंदर की कोई जलपरी तो नहीं। मेघना जहां तैर रही थी उससे काफी ऊपर पानी की सतह पे नीले और सब्ज लहरों की मध्यम रंगों को छूकर जो सूरज की किरणें पानी के अंदर पिघल रही थीं, वो कुछ ऐसा मंजर बना रही थीं कि जैसे पानी के बीच रोशनी की कोई जगमगाती इमारत तामीर हो गई हो। मेघना की नजरें नीचे की तरफ गईं तो उसे महसूस हुआ एक साया है जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये बड़ा था, इतना बड़ा जितना कभी मेघना ने और उसके दोस्तों ने पानी में कुछ नहीं देखा था। कभी लगता था कि वो बहुत करीब है तो कभी लगता था कि वो थोड़ा दूर है। उसकी रफ्तार का सही अंदाजा लग भी नहीं पा रहा था क्योंकि ये मेघना का पहला मौका था
जब वो एक फुल साइज की स्पर्म वेल को इतने करीब से देख रही थी, और वो भी पानी के अंदर से। बड़ी ही शान और पूरे इत्मीनान के साथ वो पानी की गहराइयों से उठती चली आ रही थी, बेआवाज लेकिन बहुत आलीशान। उसके बदन पर गहरी लकीरें थीं जो पानी में ऐसे चमक रही थीं जैसे पुराने वक्तों ने कोई दास्तान लिखी हो। वो धीमी रफ्तार से गुजरी और अपनी लंबी गहरी सांस छोटे छोटे बुलबुलों की सूरत छोड़ती हुई मेघना के बिल्कुल करीब से गुजर के आगे निकल गई, ऐसा कि जैसे समंदर ने एक कहानी लिख दी हो। मेघना के दोस्त इस मंजर को देख के खुशी से पागल हो चुके थे। सबके होठों पे एक मुस्कुराहट थी और सब एक दूसरे के मास्क के अंदर अपने दोस्तों की आंखें देखना चाहते थे कि उनके तासुरात क्या हैं। मेघना को भी अच्छा लगा था, लेकिन क्या वो दूसरे दोस्तों की तरह खुशी से झूम रही थी? शायद नहीं। ट्रेनर ने वापस चलने का इशारा किया। सब लोग पानी की सतह की तरफ ऊपर तैरने लगे। मेघना भी रोशनी की उस इमारत की तरफ उड़ चली, लेकिन एक बार फिर से वो पानी से लौट तो रही थी, लेकिन खाली हाथ। न जाने वो कौन से मोती थे जिनकी तलाश में मेघना बार बार समंदर की गहराइयों में गोते लगाने चली आती थी। वो सालों से समंदर का पीछा कर रही थी, जैसे कोई जवाब ढूंढने की कोशिश में हो। जिस समंदर ने उससे सब कुछ छीन लिया था, उसी का दामन था जो उसने थाम रखा था, शायद ये जानने के लिए कि जो कुछ उसने गवा दिया था वो अब भी कहीं किसी शक्ल में समंदर के अंदर कहीं जिंदा तो नहीं। मेघना के पापा हमेशा कहा करते थे कि दरिया सब कुछ याद रखता है, और बस यही उम्मीद थी जो बार बार उसे समंदर की तरफ खींच लाती थी। मेघना के दोस्त और मेघना अपनी डाइविंग पूरी करके मॉरिशस के उस हरे समंदर के पानी पे तैरती उनकी चमचमाती सफेद बोट पे आके वापस बैठ गए। कोई अपना डाइविंग सूट खोल रहा था तो कोई अपने पांव के फ्लिपर्स उतारने में लगा हुआ था। किसी को नहाने की जल्दी थी तो कोई बस सोना चाहता था। मेघना एक कोने में नाव की रेलिंग पे अपना चेहरा टेके खामोशी से बैठी समंदर को देख रही थी। खारे पानी में भीगे हुए मेघना के बाल तेज हवा और सख्त धूप में सूख के बिल्कुल नायलॉन की डोरी की मानिंद हो गए थे। इस तरह से रेलिंग के पास बैठ के समंदर को देखना मेघना का सबसे पसंदीदा और पुराना शौक हुआ करता था। उसके घर के बरामदे में भी ठीक ऐसी ही रेलिंग हुआ करती थी, जहां से उसको ऐसा ही एक समंदर दिखता था। मेघना को सब याद था। 26 दिसंबर 2004 का वो मंजर भी, जब समंदर ने मेघना से उसका सब कुछ छीन लिया था। वो तब बस 12 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। क्रिसमस के बाद का दिन था। पिछली रात को मम्मी पापा ने मेघना और उसके छोटे भाई को तोहफे में नए नाइट सूट्स दिए थे, और मेघना और उसका भाई उस रात वही सूट्स पहन के सोए थे। जब सुबह मेघना की आंख खुली तो घर में इमली की खुशबू थी। लग रहा था माँ आज फिर रस्म बना रही है। न जाने माँ कौन सा जादू डालती थी अपने रस्म में कि उसकी खुशबू भी सोती मेघना को नींद से जगाने के लिए काफी होती थी। हिंदुस्तान की सरजमीन से सिर्फ चंद 100 किलोमीटर बाहर समंदर में अंडमान निकोबार जजीरे का एक छोटा सा हिस्सा कार निकोबार, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानी एयरफोर्स ने अपने लिए एक छोटी सी हवाई पट्टी तामीर की। कुछ साल बाद उस हवाई पट्टी को रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स ने अपने कब्जे में ले लिया, और फिर हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद वो इंडियन एयरफोर्स के हिस्से में आ गई।
उसी कार निकोबार एयरबेस पे पोस्टेड थे मेघना के पापा। साल के ज्यादातर दिनों की तरह उस दिन भी आसमान बिल्कुल नीला था। हवा के साथ घर के सामने लगे नारियल के पेड़ों के पत्तों की खड़खड़ाहट, तो कभी कभार किसी हेलीकॉप्टर के गुजरने की आवाज। 26 दिसंबर 2004 वो संडे भी किसी और संडे की तरह ही शुरू हुआ, सिवाय इसके कि आज मेघना एक नए नाइट सूट में जागी थी। घर में रसम की खुशबू थी। पुराने गाने रेडियो पे बज रहे थे। मम्मी किचन में काम कर रही थीं। पापा बरामदे में किसी किताब को पलट पलट के उसमें कुछ ढूंढ रहे थे। छोटा भाई ब्रश ना करने के नए नए बहाने इजाद कर रहा था। सब कुछ ठीक ही तो था, ठीक वैसा ही जैसा किसी भी संडे को कार निकोबार में या मेघना की जिंदगी में होना चाहिए था। लेकिन तभी सब कुछ जैसे एकदम खामोश होने लगा। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा एक ऐसे खौफ का इजहार था जो महसूस तो हो रहा था मगर समझ नहीं आ रहा था, जैसे जमीन ने सांस लेना बंद कर दिया हो, जैसे समंदर के अंदर कोई तूफान उमड़ रहा हो। मेघना बरामदे के बाहर देखने के लिए रेलिंग के पास आई। उसका दिल तेज धड़कने लगा और फिर समंदर ने अपनी सारी हदें तोड़ दी। एक दीवार उठी, एक ऐसी दीवार जो आसमान तक फैली हुई थी। काली, बेरहम, पानी की दीवार। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर ने अपनी जगह बदल ली हो। वो अब जमीन के किनारे नहीं, जमीन के ऊपर बहने के लिए चला आ रहा हो। 26 दिसंबर 2004 के उस खौफनाक दिन दुनिया ने पहली बार सुना एक नया लफ्ज, सुनामी। हजारों किलोमीटर दूर समंदर की गहराइयों में एक जलजला आता है और उसके चंद सेकंड के अंदर यहां कार निकोबार में मेघना अपने सामने से आती हुई उस पानी की काली दीवार को खौफ भरी आंखों से खड़ी देख रही है। वो बस चीख ही पाई थी, मम्मी, कि तभी उस दीवार ने मेघना के चेहरे को छुआ और फिर सब कुछ पानी के साथ बहने लगा। मेघना, वो कुर्सी जिस पे पापा बैठे थे, टीवी, अलमारी, खिड़की का पल्ला, सब कुछ। और फिर मेघना शायद बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो समंदर के बीचों बीच थी। अरे, ये तो ड्राइंग रूम का दरवाजा है जिस पे मैं लेटी हुई हूं। यही तो परसों पापा पेंट कर रहे थे। पापा कहां हैं? और मम्मी कहां है? आदि कहां है? एक सेकंड, सब कुछ कहां है? मेरा घर, एयरफोर्स स्टेशन, मैं कहां हूं? सुनामी को गुजरे 24 घंटे के ऊपर हो चुके थे। मेघना को कुछ खबर नहीं थी उसके साथ क्या हो चुका था। वो भूखी प्यासी एक टूटे दरवाजे पे समंदर के बीच बह रही थी। इंसान तो क्या, यहां तो दूर दूर तक जमीन भी नहीं थी। बस आसपास लोगों का सामान तैर रहा था। कभी कोई पेड़ पास से गुजर जाता तो कभी कोई बंद सूटकेस। कहीं बर्तन तैर रहे थे तो कहीं मरे हुए जानवर। किस्मत ने मेघना को उस दरवाजे के सहारे बचा लिया था और एक बार फिर उसी किस्मत ने कुछ ऐसी हवा चलाई कि वो दरवाजा मेघना को लेके जमीन के एक छोटे से हिस्से पे जा पहुंचा। ये क्या जगह थी? मेघना को कुछ खबर नहीं थी। क्या ये कार निकोबार है भी या मैं कहीं और ही हूं? क्या पता। प्यास से मेघना की जान निकल रही थी। उसके होंठ सूख के फट रहे थे और बेहोशी दोबारा उस पे तारी हो रही थी। किसी तरह से ताकत जुटा के उसने चलना शुरू किया। कभी ऊपर से कोई जहाज गुजरता
तो वो आसपास पड़े लोगों के कपड़ों को लहरा लहरा के चिल्लाने की कोशिश करती, लेकिन कोई न था जो उसे देख सकता या सुन पाता। चलते चलते मेघना एक चट्टान के पास पहुंची। एक नारियल के पेड़ पे कुछ हलचल दिखाई दी। एक ही लम्हे में मेघना ने उसको और उसने मेघना को देखा। वो नारियल के पेड़ पे चढ़ा हुआ था। वहां से वो तेजी से नीचे उतरा और उतरते ही मेघना की तरफ लपका। ये था बसील। मेघना ने बसील से पानी का इशारा किया। बसील के पास उसकी छोटी सी बोतल में जितना पानी था उसने वो सब मेघना को पिला दिया। चलते चलते वो दोनों किसी ऐसी जगह पहुंचे जहां मालूम हो रहा था कि शायद यहां कभी इंसान रहा करते होंगे। कुछ टूटे फूटे मकान, बहुत सा मलबा, थोड़े से लोग और एक अजीब सी खामोशी हर तरफ फैली हुई थी। समंदर ने मेघना को वापस उसके कार निकोबार पे ही भेज दिया था, लेकिन उसका शहर एक दिन में पूरा बियाबान बन चुका था। वहां कुछ भी वैसा नहीं था जो मेघना पहचान पाती। किसी तरह से वो दोनों एयर स्ट्रिप तक पहुंचे। ऑफिसर्स ने लपक के मेघना को हिफाजत में लिया और चंद घंटों के अंदर ही अंदर मेघना एक प्लेन पे सवार थी जो उसे नानी के पास हैदराबाद ले जा रहा था। वो दिन था और आज का दिन। अब हैदराबाद ही मेघना का घर था और नानी ही उसकी दुनिया। एक ही पल में पानी की उस काली दीवार ने मेघना से उसका सब कुछ छीन लिया था। उसकी मां, उसके पापा, उसका भाई, उसकी गुड़िया, उसके खिलौने, उसका स्कूल, उसकी शरारतें, उसका बचपन। मेघना एक ही दिन में बड़ी हो गई। अब न वो मुस्कुराहट थी और न ही वो खुशियां। जिंदगी गुजर तो रही थी लेकिन बढ़ नहीं रही थी। मेघना को हमेशा लगता कि जब कोई किसी को खो देता है, जब कोई गुजर जाता है, तो पीछे एक कब्र होती है, कोई समाधि होती है जहां लोग जाके अपने माँ बाप को, अपने भाई को याद कर सकें। कुछ तस्वीरें होती हैं, उन लोगों के कपड़े होते हैं, उनका सामान होता है, कुछ तो हो जिसको आप पकड़ सकें। हाँ, ये बात ठीक है कि ये सब चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी ये एक वक्त तो देती हैं इंसान की गैर मौजूदगी के साथ समझौता करने का। मेघना को समंदर ने ऐसा कोई वक्त दिया ही नहीं। यही खालीपन था जो मेघना को मुकम्मल होने के एहसास से महरूम रखता। नानी के पास कुछ तस्वीरें तो थीं, लेकिन कितनी। मेघना ने स्कूबा डाइविंग शुरू की। उसने डाइविंग इसीलिए सीखी कि वो बार बार समंदर से मिलने जा सके। उसके पास जाने लगी इसी उम्मीद में कि शायद किसी दिन उसे समंदर उसके जवाब दे सकेगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मेघना मॉरिशस के समंदर से खाली हाथ ही लौट रही थी। किस्मत ने एक बार फिर मेघना का इम्तिहान लिया। उसे एक ऐसी बीमारी दी जिससे वो दोबारा मौत के रूबरू खड़ी हो गई। अस्पताल के बेड पे मेघना सिर्फ 26 दिसंबर 2004 का वो दिन याद किया करती। तबीयत तो अब उसकी ठीक हो रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिंदगी उसे ये जो तीसरा मौका दे रही है, इसका अब उसे करना क्या है। और तभी उसे ये ख्याल आया कि वो बसील ही है जो शायद मेघना की अधूरी कहानी को पूरा करने की कड़ी बन सकता है। और अस्पताल में ही मेघना ने बसील को ढूंढने और उससे मिलने को अपना मकसद बना लिया। अस्पताल से निकलने के बाद मुहिम शुरू हुई। मेघना एक बार फिर कार निकोबार के लिए रवाना हुई। अब सब कुछ बदल चुका था। न वो सड़कें थीं, न वो इमारतें, न वो दुकानें, न वो चेहरे। ये एक नया ही शहर था। एयरफोर्स स्टेशन की शक्ल सूरत भी बिल्कुल अलग हो चुकी थी। काफी पता करने के बाद कहीं से
कुछ सुराग मिला और मेघना ढूंढते ढूंढते बसील के घर जा पहुंची। बसील अपनी झोपड़ी के बाहर नारियल के टूटे पत्तों की सफाई कर रहा था। एक कमजोर सियाह सी रंगत का एक जिस्म, लेकिन वही आंखें जिनमें आज भी वही रहम था जो उस दिन मेघना ने उनमें देखा था। बसील मेघना को और मेघना उसको देखते ही फौरन पहचान गए। दोनों एक दूसरे के गले लग के खूब रोए। बसील ने बताया, उस दिन वो पेड़ पे चढ़ा अपने भाई को ढूंढ रहा था। भाई तो दोबारा कभी मिला नहीं, लेकिन हां, मेघना मिल गई। मेघना ने बसील को अपनी जिंदगी के बारे में बताया और बसील ने उसे अपनी सुनाई। कुछ हफ्ते पहले बसील को एक जहरीले सांप ने काट लिया था और वो भी मौत से लड़कर वापस आया था। उसने मेघना को बताया कि जब वो मौत के करीब था तो वो सिर्फ एक ही दुआ करता था कि काश एक बार वो मेघना को फिर देख पाता। शायद ये वही वक्त होगा जब उधर मेघना अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और बसील को एक बार और देखने के ख्वाब बुन रही थी। सुनामी वाले दिन के बाद ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी। इसके बाद ये सिलसिला एक दस्तूर बन गया। मेघना अक्सर बसील से मिलने कार निकोबार जाती, उसके बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारती। मेघना ने बसील के लिए फ्लिपर्स बनाए जिससे वो अपनी मछली पकड़ने के काम को बेहतर कर सके और बसील ने मेघना को मछली पकड़ना सिखाया। मेघना को अब वो कड़ी मिल चुकी थी जिसका उसे इंतजार था, लेकिन वो हैरान थी। वो ये समझती थी कि समंदर से बार बार मिलने के बाद उसे जो जवाब नहीं मिल पा रहे थे वो बसील से मिलने के बाद मिल जाएंगे, लेकिन वो तो अब भी ना हो सका। बसील तो दरअसल मेघना की दूसरी जिंदगी का पहला चैप्टर था दोस्तों, लेकिन उसे तो अपनी पहली जिंदगी के आखिरी चैप्टर की तलाश थी, एक अधूरी कहानी का आखिरी चैप्टर। मेघना ने बसील से पूछा, क्या उसे भी लगता है कि समंदर सब कुछ याद रखता है? बसील मुस्कुराया और बोला, समंदर सिर्फ याद नहीं रखता मेघना, वो एक दिन सब कुछ वापस भी लौटा देता है, जैसे उसने तुमको लौटा दिया वापस कार निकोबार में। बसील से मेघना की मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। कभी वो उसके बच्चों के लिए किताबें लेके जाती तो कभी उसकी बीवी के लिए नए कपड़े। एक बार उसने बसील से पूछा कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है बसील? तो बसील ने कहा, अब मैं थक जाता हूं, सोचता हूं अगर एक साइकिल होती तो मेरा काम आसान होता। बसील की जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत मेघना की जिंदगी में कितनी छोटी सी चीज थी, इस बात के एहसास ने मेघना को अंदर से झिझोड़ दिया। खैर, साल गुजरते रहे और मुलाकातें चलती रहीं और फिर आया दिसंबर 2024। सुनामी को गुजरे हुए 20 साल मुकम्मल होने को थे। इस बीच सोशल मीडिया के जरिए बहुत से बिछड़े लोग एक दूसरे से दोबारा मिलने लगे थे, लेकिन कोई दुनिया के किसी हिस्से में था तो कोई अब भी कार निकोबार में। सुनामी सर्वाइवर्स का एक रीयूनियन प्लान हुआ और मेघना भी उसमें शरीक होने के लिए हैदराबाद से कार निकोबार वापस पहुंची। इस बार उसे अपनी स्कूल की एक दोस्त मिली। मेघना और उसके साथ के दोस्त अब 20 साल के बाद तकरीबन 32-33 साल के हो चुके थे। मेघना की दोस्त डॉक्टर बन गई थी और उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। दोनों ने तय किया कि वो अपने पुराने स्कूल वापस जाएंगी। मेघना का स्कूल उन चंद इमारतों में था जो कार निकोबार में सलामत बच गई थी, लेकिन सुनामी के बाद उसे एयरबेस का हिस्सा बना लिया गया था और अब वहां स्कूल नहीं चलता था। दोनों दोस्तें उस इमारत के कॉरिडोर से झांक झांक के अपने पुराने क्लासरूम पहचानने की कोशिश कर रही थी। कहां पे उन्हें पनिशमेंट मिला करती थी, कहां पे उनकी टीचर्स उनकी नोटबुक्स रखती थीं। वो अलमारियां, वो निशान अब भी मौजूद थे।
चलते चलते मेघना और उसकी दोस्त कॉरिडोर के उस सिरे पे पहुंचे जहां एक हॉल हुआ करता था जो तब स्टाफ रूम था। लेकिन ये क्या, अब तो यहां एक कैंटीन थी। हाँ, अरे कुछ एयरफोर्स ऑफिसर्स अंदर बैठे नाश्ता कर रहे थे। कैंटीन के काउंटर के पीछे से एक आदमी ने मेघना को जैसे ही देखा वो जोर से बोल पड़ा, मेघना! ये काली था। वो तो मेघना को एक लम्हे में ही पहचान गया, लेकिन मेघना को कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं काली मेघना, काली तुम लोगों के घर पे खाना बनाया करता था, याद है ना? सुबह तुम्हारे स्कूल के टाइम के लिए अम्मा और मैं टिफिन बनाते थे। मेघना का दिल एक पल के लिए रुक गया। अचानक से जैसे एक सालों से बंद खिड़की को बाहर से किसी ने धक्का मारने की कोशिश की हो। खिड़की में जैसे पहले तो एक चरमराहट सी हुई और फिर धूप की एक तेज किरण सी जैसे मेघना के दिल के बंद कमरे में सालों बाद अचानक से चमक उठी। काली अन्ना आप? ये वही काली अन्ना थे जो कभी कभी मेघना की मां की मदद करने उनके किचन में आया करते थे। वही काली अन्ना जो कभी कभी मेघना और उसके भाई के साथ घर के सामने क्रिकेट और बैडमिंटन खेला करते थे। काली ने फौरन मेघना और उसकी दोस्त को अपनी कैंटीन में बुलाया। अब वो एयरफोर्स स्टेशन में एक छोटी सी कैंटीन चलाते थे। उन्होंने मेघना को बताया कि आज मैं जो कुछ भी हूं मेघना, वो सब तुम्हारी मां के बदौलत हूं। उन्होंने ही मुझे खाना बनाना सिखाया। कैसे वो हमेशा कहती थी कि रसम में टमाटर हमेशा तब डालना जब राई के बीज चटकने लगे हों। अपने रसम को लेके बड़ी सख्त थी तुम्हारी अम्मा। ये सब बातें हो ही रही थीं कि काली अन्ना का एक स्टाफ मेघना और उसकी दोस्त के लिए लंच की 2 थालियां लेके टेबल पर आ पहुंचा। इसमें 2 पूरियां थीं, कुछ सब्जियां, थोड़ा सा उपमा, थोड़ी सी चटनी, हलवा और थाली के बीच में थी रसम की एक कटोरी। मेघना की निगाहें उस कटोरी पे ठहर गईं। वो खिड़की जिससे हल्की सी धूप अंदर आना शुरू हुई थी अब पूरी तरह से खुल चुकी थी और बाहर का नीला आसमान अब मेघना को फिर से साफ दिख रहा था। ये वही रसम था जो उसकी मां बनाया करती थी, वही रंग, वही खुशबू। मेघना ने रसम का पहला चम्मच होठों पे लगाया तो जैसे उसकी मां की साड़ी का आंचल उसके चेहरे से लहराता हुआ गुजर गया। दूसरे चम्मच के साथ पापा का हाथ मेघना के सर को सहला रहा था। तीसरा चम्मच और आदि की हंसी मेघना के कानों में गूंजने लगी। मेघना की आंखों में एक समंदर बह रहा था, लेकिन ये वो समंदर नहीं था जो सब छीन के चला जाता है। ये वो समंदर था जो सब याद रखता है, वो समंदर जो एक दिन सब कुछ लौटा देता है। काली ने कहा, अच्छा लगा रसम तुम्हें? तुम्हारी अम्मा ने ही सिखाया था मुझे। बाकी खाने तो वो खा लेती थीं, लेकिन रसम जब तक ठीक से ना बने, ठीक वैसा जैसे वो बनाती थीं, तब तक वो उसे चखती भी नहीं थी। मेघना ने अपने आंसू पोंछे और रसम की पूरी कटोरी एक बार में पी गई। काली अन्ना ने आवाज लगाई, मुरली, एक और रसम। मेघना समंदर में जवाब ढूंढती रही, उसे नहीं मिले। उसने बसील में अपने माजी को देखना चाहा, लेकिन वो वहां भी ना मिला। और आज यहां इस कैंटीन में रसम की एक कटोरी में उसे अपनी पूरी दुनिया वापस मिल गई। समंदर की तरह अब मेघना को भी सब याद था। उसकी अधूरी कहानी पूरी हुई। समंदर ने सब कुछ लौटा दिया। न दोहराओ मुझे, उसकी कमी अच्छी नहीं लगती, अधूरी दास्ताने जिंदगी अच्छी नहीं लगती। मुझे जब याद आ जाता है मंजर घर के जलने का,
चरागों की भी आतिश रोशनी अच्छी नहीं लगती। दोस्तों, यहां हम मुकम्मल करते हैं ज़बान दिल का आज का ये एपिसोड, और मेघना की कहानी समंदर सब याद रखता है। एक नई कहानी, एक नए एपिसोड के साथ जल्द होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना ख्याल, बोलते रहिए, सुनते रहिए ज़बान दिल। ज़बान दिल। ज़बान दिल।